हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और आज आपका स्वागत है फिर से उस सीरीज में जहाँ पे हम शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 की हर एक पिचेस को बैठ के रिव्यू करें, एनालाइज करते हैं और उसमें से मैं आपको ऐसे बिजनेस लेसन्स निकाल के दे रहा हूँ जो आपके स्टार्टअप के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। बढ़ते बढ़ते अपनी इस सीरीज में हम आ गए हैं एपिसोड 3 की पिच नंबर 3, लास्ट पिच, दैट वॉज होमवर्सिटी। तो सौरभ ने ये पिच प्रेजेंट करी होमवर्सिटी की। इनका बेसिकली आइडिया है कि जो लैक ऑफ अकोमोडेशन है फॉर स्टूडेंट्स, तो वो जैसे हॉस्टल्स की प्रॉब्लम है, पीजी की प्रॉब्लम है, वो उससे सॉल्व करना चाहते हैं। इनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसको इन्होंने टारगेट किया वो ये है कि ऑप्शंस जो हैं वो बहुत कम है स्टूडेंट्स के पास। ब्रोकरेज की फीस जिस भी डीलर के थ्रू वो जाते हैं वो स्टूडेंट्स को बहुत महंगा पड़ता है। रिफंड का कोई सवाल है नहीं। हाइजीन प्रॉब्लम्स वैसी की वैसी हैं, उस पर कोई खास इंप्रूवमेंट होता नहीं है। प्लस फूड भी कैसा मिल रहा है उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम्स जो हॉस्टल या पीजीज में फूड मिलता है उससे बच्चे खुश नहीं रहते हैं। तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए और उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए इन्होंने अपना ये स्टार्टअप होमवर्सिटी शुरू किया है। हालांकि हॉस्टल जैसे और भी स्टार्टअप्स मेरे ध्यान में आते हैं जो इसी स्पेस में काम कर रहे हैं, बट आज तक कोई क्रैक नहीं मार पा रहा। यूएसपी जो इनकी है वो ये है कि ये मंथली बुकिंग्स अलाउ करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक बार हॉस्टल ले लिया तो 6 महीने के लिए एक साल का लॉक इन पीरियड है या उतना सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, क्या है क्या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मंथली बेसिस ये अलाउ करते हैं कि आप मंथ टू मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के लिए आप अपना हॉस्टल बुक कर सकते हैं। अप टू डेट रखते हैं ये जो भी इनकी फोटोज और जो भी इनके प्रॉपर्टी जो भी इन्होंने अपलोड करी है उसकी जितनी भी फोटोज वीडियोज होंगी, उसके जितने भी फैसिलिटीज अमेनिटीज की डिटेल्स होंगी, वो इनके प्लेटफॉर्म पे हमेशा अप टू डेट रहती है। क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना कि फोटो में दिखता तो कुछ और है हॉस्टल, फोटो में तो बहुत साफ सुथरा दिख रहा है, फोटो में तो दिख रहा है कि हाँ जी सुंदर है, लेकिन जब पहुंचता है बच्चा चेक इन करने के लिए, जब पहुंचता है उसको खरीदने के लिए, तो पता चलता है कि यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हॉस्टल की हालत बड़ी खराब सी है। तो वो इन्होंने कहा कि जी वो नहीं है, हम रेगुलरली अप टू डेट रखते हैं उस डाटा को भी, और शेयरिंग बेसिस पे हॉस्टल अलाउ करते हैं जिसकी वजह से पैसे बचते हैं स्टूडेंट्स के, एंड प्रॉपर्टी ओनर को भी ज़्यादा कमाने का मौका मिलता है। तो ये इनकी यूएसपी है। अब इस पिच में इनकी पिच को एनालाइज करना का मटेरियल थोड़ा कम है, बिकॉज जो भी इनकी बात कही या जो भी इन्होंने बात कही वो बहुत सीधी सी है। मैं भी जब आपको इसका अभी रिव्यू दूंगा आगे तो वो भी बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है, कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं अपने पॉइंट्स जरूर इस पिच में बहुत ज़्यादा ऐड करना चाहूँगा। तो अपने 4P एनालिसिस पे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, और पहला P प्रोडक्ट पे इसका बढ़ते हैं। प्रोडक्ट पे मैं इनको देना चाहता हूँ 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स, बिकॉज बहुत सोच समझ के इन्होंने और बहुत ही डिटेल में जाके बहुत ही ध्यान से इन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया। कोई ब्रोकरेज या कोई हिडन कॉस्ट नहीं है इनके प्रोडक्ट में। तो जो इनकी प्रॉब्लम थी कि भैया ब्रोकरेज देना पड़ता है स्टूडेंट को, तो वो प्रॉब्लम ये एड्रेस कर रहे हैं। फिर इन्होंने बोला कि हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं प्रॉपर्टी ओनर को एक सैस बेस्ड मार्केट प्लेस बनाने के लिए। टेक्नोलॉजी टू दी प्रॉपर्टी ओनर का क्या मतलब है कि ये एक अलग से ऐप प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉपर्टी ओनर को, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाए, उसकी अच्छी तरीके से उसका टर्न अराउंड देख पाए और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वो देख पाए, प्रेडिक्ट कर पाए, उसके पास पूरा डाटा हो, एनालिसिस हो, बेसिकली ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज और ऑपरेट कर पाए। उसके लिए वो उसको ऐप या सॉफ्टवेयर कुछ भी कह लो, वो सैस, बेसिकली सैस क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। स्मार्ट हॉस्टल एक्सपीरियंस बोला है इन्होंने, वही के जितना भी इनका हॉस्टल का डाटा होगा ये सबको डिजिटाइज कर देंगे, उस सबको वेबसाइट पे डाल देंगे ताकि बच्चों को बेटर इंफॉर्मेशन मिल पाए, और एक्सपीरियंसिंग मेड डिजिटल, और इस वजह से इनकी जो एक्सपीरियंस होगा बच्चों का वो डिजिटल बन जाएगा। अपनी पिच पे इन्होंने ये भी बोला कि बच्चे यदि चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, मतलब उनके ऐप पे ना नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जी आपका पंखा ख़राब होने वाला है, तो आप इस मैकेनिक को फ़ोन कर लो, या अगर आपका फर्नीचर कहीं से टूट टाट गया है तो आप इस फर्नीचर वाले को फ़ोन कर लो, आप इस इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन कर लो। उनके आसपास के जो भी फर्नीचर वाले, इलेक्ट्रीशियंस वाले हैं, उनके कॉन्टैक्ट भी इन्होंने इस प्रोडक्ट में डाल दिए हैं, और बच्चे को जब भी किसी की रिक्वायरमेंट होती है तो उनके कॉन्टैक्ट भी बच्चे को उसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। तो आई थिंक ये मूव बहुत अच्छा है। बिजनेस के टर्म्स में यदि मैं बात करूं, मतलब बिजनेस मॉडल के बारे में बात करूं,
प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो बहुत अच्छा मूव है, लेकिन हालांकि इसका ज़्यादा फायदा इस स्टेज पे इनको नहीं होगा या नहीं करना चाहिए, वो खैर बात की बात है। लेकिन प्रोडक्ट के मामले में जब मैं प्रोडक्ट को देख रहा हूं तो अमेजिंग है। और इन्होंने टोटल 145 पैरामीटर्स बनाए हैं जिसके बेसिस पे ये किसी भी प्रॉपर्टी को या हॉस्टल को या पीजी को चेक करते हैं, और उसमें से 75% से ज़्यादा जो भी चेक पॉइंट्स हैं, जो भी पैरामीटर्स हैं, उस पर प्रॉपर्टी खड़ी उतरनी चाहिए, उस पर प्रॉपर्टी की रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, शुड सेटिस्फाई दोज पैरामीटर्स, तभी उस प्रॉपर्टी को ये ऑन बोर्ड करेंगे। तो मतलब क्वालिटी कंट्रोल भी बहुत अच्छा है इनके हाथ में। तो प्रोडक्ट में तो 5/5। प्लेस की बात करूं तो देखो, जो इनका बिजनेस है, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे तो जा नहीं सकते, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है और कुछ टाइम पहले उन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया है। ऑल्सो फिजिकली मैं बात करूं तो 1,30,000 1.3 लाख से ज़्यादा बेड्स ये सर्व कर चुके हैं और इन्होंने अपने नेटवर्क के साथ जोड़ लिए। इतना हाई नंबर ऑफ बेड्स फॉर अ स्टार्टअप को जोड़ने के लिए आई थिंक दैट्स वेरी कमेंडेबल। तो प्लेस में तो मैं इनको दे रहा हूँ 4/5 स्टार्स। प्राइस की बात करूं तो यार 13,000 फॉर वन हॉस्टल फॉर 1 मंथ प्राइस मेरे को थोड़ा महंगा लगा, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत महंगा लगा, क्योंकि हम भी कॉलेज में थे तो हम तो नहीं, खैर मैं तो घर में ही रहता था, बट हमारे दोस्त लोग पीजी में रहते थे, हॉस्टल में रहते थे, तो इसलिए मेरे को मार्केट के प्राइस का थोड़ा सा आइडिया है। और 13,000 रुपये एक महीने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है उस नज़रिए से मैं देखूँ तो। हालांकि इन्होंने ऑप्शन दिया है कि पार्शियल बुकिंग या ईएमआई पेमेंट वो कर सकते हैं, बट वही बात है ना यार, इतना महंगा हॉस्टल लेगा कौन? मतलब जो इतना महंगा हॉस्टल ले सकता है प्रोबेबली वो पेमेंट भी कर सकता है, उसे फिर पार्शियल पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, पार्शियल पेमेंट का ऑप्शन दे दिया, चलो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी वही है कि महंगा है। बात समझो, पार्शियल पेमेंट करना है जस्ट इन लाइक घाव पे मलहम लगाना, लेकिन तुम घाव दे ही क्यों रहे हो, मेरा सवाल ये है। तुम उसको इतना महंगा रख ही क्यों रहे हो, मेरा सवाल ये है। ठीक है। दूसरा, इनका जो रेवेन्यू कहाँ से आता है, बिजनेस का रेवेन्यू कहाँ से आता है? बुकिंग्स पे इनका कमीशन रहता है। तो ये जो इनका हाई प्राइस है बेसिकली वो इसलिए क्योंकि इनका कमीशन भी उसमें ऐड ऑन होता है, इस वजह से वो मार्केट एवरेज से ज़्यादा बढ़ जाता है इनका प्राइस। दूसरा, इनका जो सैस जो ये प्रोवाइड करते हैं अपने प्रॉपर्टी ओनर को, उसकी सर्विसिंग फीस चार्ज करते हैं। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रीशियन का नंबर और फर्नीचर वाले का नंबर और मैकेनिक का नंबर और क्लीनर का नंबर, सबका नंबर उठा के इन्होंने अपने सबके कॉन्टैक्ट्स उठा के इन्होंने अपने ऐप पे डाल दिए। तो वो उन लोगों के साथ भी अगर उनको कोई ऑर्डर मिलता है, अगर उनको कोई काम मिलता है, तो वहाँ से भी वो मेंटेनेंस सर्विस के चार्जेस में थोड़ा सा कट लेते हैं। तो दैट्स द थर्ड रेवेन्यू स्ट्रीम जो इनके पास है। थोड़ा सा मुश्किल बात ये है कि इनका बर्न चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ देयर रेवेन्यू वो लोग पैसा लूज कर रहे हैं, दे आर इन लॉसेज, पैसा जला रहे हैं। कहीं ना कहीं ज़रूरत भी है इस इंडस्ट्री की, बिकॉज आज तक कोई इसे फोड़ नहीं पाया, तो मतलब कुछ तो इस इंडस्ट्री में ऐसा है जो कि अभी भी डिस्कवर होना बाकी है, अभी भी सॉल्यूशन मिलना बाकी है। और दूसरे, पता है, मेरा मानना पर्सनली ये है कि हर इंडस्ट्री ना या हर प्रॉब्लम बिजनेस की सर्व करने के लिए होती भी नहीं। देखो, बिजनेस में नॉर्मली क्या होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कस्टमर की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, लेकिन हर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली होती भी नहीं, क्योंकि कई बार तो कस्टमर ही नहीं चाहता कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, और कस्टमर चाहता भी है तो ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सॉल्यूशन। तो ये मेरी एक लर्निंग रहेगी यहाँ से। तो प्राइस के मामले में मैं इन्हें दे रहा हूँ 1/5 स्टार। देखो यार, क्योंकि महंगा भी है, ऊपर से इनकी बिजनेस में ठीक है ये लोग रेवेन्यू ला रहे हैं, बट उसके बावजूद भी इनको 3x बर्न करना पड़ रहा है, तो ज़्यादा नंबर प्राइस में सच बोलें तो नहीं लगते। और अगर आपको फिर भी लगता है कि मैंने प्राइस में इनको थोड़े कम स्टार्स दिए हैं, तो या प्लेस वाले 3 कर देना, इसे 2 कर देना, एनी विच वेज, बट टोटल मिला के इनके इससे ज़्यादा स्टार्स तो नहीं बनते हैं। प्रमोशन की मैं बात करूं तो एक अच्छी चीज़ जो इन्होंने करी वो ये कि इन्होंने अपने सर्च को ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कर दिया। सर्च को स्पेसिफिक कर दिया क्या मतलब है, इन्होंने डेमो में भी दिखाया अपनी पिच में कि अगर किसी को एक पर्टिकुलर शहर के एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के आसपास के हॉस्टल्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। तो उस लेवल तक की फिल्टरिंग मौजूद है ऐप में या इनके प्लेटफॉर्म में। ये अच्छी बात है, क्योंकि ये बच्चों के माउथ टू माउथ फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं।
बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि हम कॉलेज कहीं होता है, पीजी कहीं और मिलता है, या हॉस्टल कहीं और मिलता है, आसपास में नहीं मिलता। या अगर मैं मान लूँ मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ और मेरा देहरादून में या एनी बैंगलोर में या मुंबई में किसी कॉलेज में हो गया, तो मेरे को उस एरिया के रेट्स नहीं पता है, मेरे को उस एरिया का आसपास का कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं वो पर्टिकुलर फिल्टर लगा के ना वहाँ पे प्रॉपर्टी सर्च कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर भी ये इतना बड़ा फीचर नहीं है कि लोग इनके पास खिंचे चले आएंगे। फिर भी ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि कोई इनका प्लेटफॉर्म यूज करे। दूसरी बात, रिटेंशन और रिपीट इन्होंने बोला। रिपीट की तो खैर कोई जिक्र ही नहीं करा कि कितने कस्टमर्स, कितने स्टूडेंट्स वापस आके इनसे बुकिंग करवाते हैं। रिटेंशन की इन्होंने बोला कि एवरेज रिटेंशन टाइम स्पैन जो इनके प्लेटफॉर्म पे है दैट इज जस्ट 3 months। यार कोई बंदा जब कॉलेज जाता है तो छोटी से छोटी डिग्री बीकॉम वगैरह की या कॉमर्स की डिग्री भी कम से कम 3 साल की होती है, वो भी छोड़ दो। 2 साल की एमबीए, 1 साल का पीएचडी या डॉक्टरेट डिग्री, कोई भी डिग्री लेस देन 12 months तो होती ही नहीं है। और अगर हॉस्टल ढूंढने की बारी आ रही है तो हॉस्टल ढूंढने की बारी मेरे को लगता है 2 साल की एमबीए, 3 साल की डिग्री, 4 साल की डिग्री, 5 साल की डिग्री, इतने बड़े बड़े टाइम स्पैन की डिग्रीज भी इंडिया में है। उसको मद्देनजर रखते हुए अगर इन्होंने इतना धांसू प्रोडक्ट बना ही लिया है तो मेरे को लगता है इनका एवरेज रिटेंशन कम से कम 12 महीना तो होना चाहिए था। 12 महीना अगर इनका एवरेज रिटेंशन नहीं है तो इसके 2 मतलब हैं। क्या? एक तो इन्होंने अभी तक करेक्ट प्रॉब्लम को हिट नहीं किया है। जो भी ये लोग प्रॉब्लम कह रहे हैं कि हमने सॉल्व कर दी है, प्रोबेबली वो प्रॉब्लम है ही नहीं, और जो असली प्रॉब्लम है वो अभी तक ये लोग सॉल्व कर ही नहीं पाए। या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि सर्विस इनएफिशिएंसी है। सर्विस इनएफिशिएंसी मतलब जो ये लोग कमिट कर रहे हैं, जैसा ये लोग दिखा रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, वो एक्चुअल में दे ही नहीं पा रहे। एनी ऑफ द रीजन, इस वजह से इनका रिटेंशन नहीं है। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है, और ये प्रमोशन में भी दिक्कत है ना, जब कस्टमर खुद ही आपको यूज़ नहीं कर रहा है, ऑलरेडी कस्टमर्स जो आप किसी तरीके से लेके आए हो वही खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या प्रमोशन करके किस बेसिस पे दूसरे कस्टमर्स को लेके आओगे? तो प्रमोशन की प्लस इन्होंने कोई बात भी नहीं करी अपने प्लेटफॉर्म पे, और इनकी ऑलरेडी बिजनेस ऑपरेशंस विदाउट प्रमोशन, विदाउट मार्केटिंग ही इतने लॉस में जा रहे हैं। तो प्रमोशन यदि ये लोग करने पे उतर गए तो कितना लॉस में जाएंगे, बिजनेस के साथ क्या होगा वो तो छोड़ ही दो। तो प्रमोशन तो इनके लिए अब सुसाइडल है। तो प्रमोशन में तो मैं इनको दे रहा हूँ 0 स्टार्स। भाई कोई स्टार नहीं है, कोई मेरे को सही पॉइंट नहीं लगा कहाँ से करने का, क्या करने का। फिर भी देना है तो 1 दे सकते हो। टोटल 11 से 12 स्कोर इनका बनता है, सॉरी 10 से 11 स्कोर इनका बनता है, और 10 से 11 इज लेस देन 12, लेस देन 12, तो कोई डील तो मिलनी नहीं थी। एंड सेम हुआ, किसी भी शार्क ने इनको ऑफर नहीं दिया। मेरे जो यहाँ पे कंसर्न्स है वो ये हैं कि कन्वर्जन रेशियो इन्होंने बोला अभी हमारा 10% का है, आगे जाके हम बढ़ा देंगे 30% हो जाएंगे। और अनुपम जी भी बार बार इसको बोल रहे थे कि इतना नहीं हो सकता, स्पेशली जब रिटेंशन केवल 3 महीने का। रिपीट की इन्होंने कोई बात नहीं करी है। ऑल्सो इंडस्ट्री के साथ जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दिक्कत है, अभी तक कोई क्रैक नहीं कर पाया, क्योंकि तुम्हारे कस्टमर हैं बच्चे, या आप कुछ भी मान लो। मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो भी तुम्हारा हॉस्टल पीजी ले रहा होगा वो कोई अंडर ग्रेड का या पोस्ट ग्रेड के बच्चे होंगे। पोस्ट ग्रेड वाले तो ज़्यादातर रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं, मैं कॉमर्स स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं। मैं एमएससी वगैरह में भी देखूँ, साइंस की तरफ भी जाऊँ तो ज़्यादातर रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं। मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स कहाँ पे हॉस्टल या पीजी की रिक्वायरमेंट पड़ती है? अंडर ग्रेड में। अंडर ग्रेड के बच्चा जो हॉस्टल पीजी ले रहा है वो करीबन 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल का है। यार उस बच्चे को या उस सेगमेंट की ऑडियंस को ब्रांड लॉयल्टी से घंटा फर्क पड़ता है। उस सेगमेंट की ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बिजनेस कितना अच्छा है, कितना नहीं है। उसे जब तक उसका मन करेगा वो टिकेगा तुम्हारे साथ, नहीं मन करेगा विदाउट एनी रीजन स्विच करके चला जाएगा। तुम जिंदगी में नहीं पता लगा पाओगे कि वो क्यों गया। दूसरा, कहते ज़्यादा हैं ये लोग, करते कम है। मतलब मैं भी उसी कैटेगरी में से ही होके निकला हूँ अभी अभी।
तो वो कहते ज़्यादा है करते कम है। कह तो देंगे कि हाँ जी ये बढ़िया है, यहाँ से कर ले वहाँ से कर ले, लेकिन फिर जो मन में आएगा वो करेंगे। दूसरा जो अमन ने भी बोला वो ये बात कि भाई साहब अब दोस्तों के साथ मूव करना चाहते हैं, मेरा दोस्त जहाँ पीजी में रह रहा होगा मैं वहाँ रहूँगा, तो बहुत जल्दी जल्दी पीजी चेंज करते हैं। हालांकि पीजी चेंज करना इतना आसान है नहीं, फिर भी इन्होंने अपनी पिच में बोला कि इनका जो लोग हैं वो दिल्ली जैसे शहर में हर महीने पीजी चेंज कर रहे हैं, हॉस्टल चेंज कर रहे हैं। मेरे को लगता नहीं कि वो बहुत ज़्यादा आसान है भाई, क्योंकि पूरा हॉस्टल चेंज करना इज़ लाइक क्रिएटिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, अपना पूरा सामान लेकर उठा के उधर जाना इतना आसान बात नहीं है। टीम मेरे को कहीं ना कहीं इनकी लग रही है कि इनएफिशिएंट है। दोनों साइड मतलब एक साइड तो है जो ये प्रॉपर्टी ऑनबोर्ड कर रहे हैं उसके ओनर के साथ कितने अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर पा रहे हैं, मेरे को लग रहा है वहां भी इनकी टीम लैक कर रही है। मेरे को लग रहा है वहां भी इनका जो टीम है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पा रही प्रॉपर्टी ओनर के साथ, उसको फुल कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रही, उसको सही से सर्व नहीं कर पा रही है। और दूसरी साइड जो स्टूडेंट रिलेशन है वो भी मेरे को लगता है बहुत अच्छा फीड फॉरवर्ड पे काम नहीं हो रहा है, वहां पे जाके भी एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, जैसे कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वहां पे भी स्टूडेंट इनके साथ बहुत देर तक टिक नहीं रहा है, एवरेज रिटेंशन 3 महीने का ही है बस। तो दोनों ही साइड ये लोग मार खा रहे हैं, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं तो इनकी टीम की गलती है ही, कहीं ना कहीं इनकी टीम थोड़ा मेरे को इनकैपेबल लग रही है। और मैं बात करूं तो इन्होंने बोला कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट गेट अ कॉलेज अकोमोडेशन, दैट मीन्स कि इनकी मार्केट तो बहुत बड़ी है। अब उस मार्केट को कैसे कैप्चर करना है, किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हिट करके कैप्चर करना है, वो एक देखने वाली बात है। दूसरा इन्होंने बोला कि इनको सीजनल प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि चर्न रेट बहुत ज़्यादा है। यार ऐसा नहीं हो सकता। विनीता भी बार बार ये कहने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता है स्टूडेंट ड्रिवन बिजनेस में कि सीजनैलिटी का फर्क ना पड़े। द रीजन बीइंग, तुम सोचो यार, कॉलेज खुलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो मेरे को पता है क्योंकि मैंने वहां से करी है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के या थर्ड सेमेस्टर के या फिफ्थ सेमेस्टर के कॉलेज खुलते हैं ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त में, और बाकी सेमेस्टर इवन सेमेस्टर्स के कॉलेज खुलते हैं जनवरी फरवरी में जाके। तो साल में 2 बार तो हाई डिमांड इनकी जनरेट होनी ही चाहिए, जहां पे सब लोग हॉस्टल देख रहे हैं। और देखो, मानो कोई बच्चा अपना एग्जिस्टिंग हॉस्टल वाले से परेशान भी है, तो भी वो जब चेंज करने की सोचेगा तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम वो इन्हीं 2 टाइम में चेंज करने की सोचेगा, क्योंकि अगले सेमेस्टर पे जाने से पहले बच्चे नॉर्मली अपने घर चले जाते हैं दूर दूर के, और फिर वो वापस आते हैं तो वो हॉस्टल चेंज करने की सोचते हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि हॉस्टल ले भी वही रहा होगा जो दूर रहता होगा, इसलिए वो वापस जाएगा और फिर वापस आके हॉस्टल चेंज करने की सोचेगा। तो इन 2 सीजन्स में तो इनकी डिमांड बढ़नी ही चाहिए, इन 2 सीजन में तो इनके कस्टमर्स बढ़ने ही चाहिए। फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा सीजनल प्रॉब्लम इनको नहीं आती है, तो मेरे को लगता है ये सीजनल प्रॉब्लम जो ये शब्द यूज कर रहे हैं ना, सीजनल प्रॉब्लम नहीं है, सीजनल बेनिफिट है इनके लिए। इनके लिए बेनिफिट है कि साल में 2 बार इनके ऐसे ओकेजन आते हैं जहां पे इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है, और उसको ये लोग प्रॉब्लम कह के उससे पीछा छुड़वाना चाहते हैं कि सीजनैलिटी एक प्रॉब्लम है इनके बिजनेस में। यार मेरा मानना है सीजनैलिटी एक प्रॉब्लम नहीं है, एक बहुत ही फायदेमंद चीज है इनके बिजनेस की, कि 2 बार बिजनेस स्पाइक मारेगा। यार तुम्हें जब जो करना है तैयारी करो ना तुम 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने पे अगले बार जब स्पाइक का टाइम आएगा करो भर के प्रमोशन, और कोशिश करो कि बस मुझे 6 महीने उस बच्चे को अपने पास होल्ड करके रखना है, सोचो ही मत इससे आगे का। 6 महीना बच्चा टिकेगा, गो विद दिस माइंडसेट, और 6 महीने तक मैं उसे टिकाऊंगा अपने बिजनेस में, गो विद दैट मिशन। 6 महीने की प्लानिंग करो ना, तुम्हारे लिए तो अच्छा है। पूरे साल की प्लानिंग नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ 6 महीने की प्लानिंग करनी है, आधे साल की प्लानिंग करनी है। फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि सीजनैलिटी एक प्रॉब्लम है एंड वी डोंट फेस दैट प्रॉब्लम। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। नहीं भाई, मेरे को नहीं लगता कि यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। दूसरा, स्ट्रैटेजी और सोल्यूशन की मेरे को प्रॉब्लम लग रही है। स्ट्रैटेजी और सोल्यूशन की मतलब ये लोग देखो, कमीशन भी लेनी है बुकिंग पे, वहां तक तो चलो सही था, एक प्लेटफॉर्म बना दिया टाइप ओयो, प्रॉपर्टी आओ, लिस्ट करो, जिसे चाहिए सर्च करो, ले आगे बढ़ो। नहीं, लेकिन फिर क्या करेंगे, एक सैस भी बनाएंगे, एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो प्रॉपर्टी ओनर को दी जाएगा। क्या जरूरत है एज अ स्टार्टअप तुम्हें ये सब करने की, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। जो तुम्हारा एम है, जो बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वहां तक स्टिक रहो ना, बच्चे की भलाई के बारे में सोचो। अगर बच्चे तुम्हारे पास अच्छी अमाउंट में आ गए तो प्रॉपर्टी ओनर का तो लालच छुपा हुआ है पैसे मिलने का, पैसे कमाने का, वो तो अपने आप तुम्हारे पास आएगा। उसके बारे में इतना सोचना है, बट इतना नहीं सोचना कि तुम उसके लिए अलग डिवीजन ही बना दो साइज का। तो वो मेरे को लग रहा है डिसोरिएंटेशन इनके दिमाग में कहीं है। दूसरा, मेंटेनेंस चार्जेस, या मेंटेनेंस की क्या जरूरत है, मतलब ठीक है, समझो मेरी बात समझो, जो भी मेंटेनेंस सर्विस वाले तुमने ऑनबोर्ड करे, या सबसे पहले तो तुम्हें जरूरत क्या है, खुद जाके उन्हें ऑनबोर्ड करने की। पार्टनर अप कर लो ना अर्बन क्लैप वगैरह जैसी कंपनीज के साथ,
उनके साथ पार्टनरशिप कर लो। बच्चा ऑर्डर प्लेस करेगा, वो लोग सर्व कर देंगे। तुम्हें क्या ज़रूरत है सारी परेशानी अपने सर लेने की? और तुम्हें क्यों, कौन कह रहा है कि अपना प्रीशियस टाइम एक सेकेंडरी चीज़ में डालो जो तुम्हारा मेन प्रोडक्ट है ही नहीं, सेकेंडरी प्रोडक्ट है उसमें डालो? नहीं करना, ये सारी फालतू टाइम पास नहीं करना है। तो ये मेरी तरफ से फीडबैक इनको रहेंगे। वीडियो को आपने अब तक सीरीज़ को इतना प्यार दिया है, वीडियो को शेयर करना कि उनके किसी बंदे तक पहुंच जाए और वो अगर इनमें से कुछ सुन ले, कुछ भला हो जाए भाई, स्टार्टअप का, लोगों का भला हो जाए। क्योंकि देखो, मैं हमेशा सोचता हूँ कि एक स्टार्टअप केवल एक फाउंडर का नहीं, उससे जुड़े हुए उसके टीम मेंबर्स का भी होता है और उन टीम मेंबर्स की फैमिलीज़ का भी होता है। तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं यार जब एक स्टार्टअप बन रहा होता है, ग्रो हो रहा होता है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी की भी मेहनत बेकार जाए, किसी के भी सपने टूटे। तो लेट्स होप कि ये वीडियो उन तक पहुँचे, वो इससे थोड़ा सा गाइडेंस लेके थोड़ा आगे बढ़े। हालांकि आई एम नो वन टू गिव द गाइडेंस, बट फिर भी अगर उन्हें कोई भी पॉइंट अच्छा लगे तो इसे सोच के वो आगे बढ़ सकते हैं। फॉर दिस पिच दैट्स ऑल फॉर टुडे। और दूसरी पिचेस मैं बेशक आपके पास लेके आऊँगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।